दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। मैं आपको आज रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। आपका जो प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक है, इसमें देखेंगे कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना कुछ समझना कोई कठिन नहीं होगा। हम लोग एक एक स्टेप लेके बड़े आराम से इसको कवर करेंगे और देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आते हैं जो रिलेट करते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, दैट, विच। इन्हीं से मेरे एग्जाम में, हम लोगों के एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहली बात, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा और अच्छे बेस पे हर एक का एग्जांपल देके बताऊंगा। उसमें देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं, जो कंफ्यूजन आ रही है आपको वो सारी दूर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मेरे रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको बताया था कि क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो वही चीज देखना है आपको कि क्या है। आपको बताया था हु होता है आपका, हुज होता है, हुम होता है, विच होता है, दैट होता है। तो अब ये समझना है कि इसमें पर्सन के लिए कौन सा यूज होगा, वस्तुओं के लिए कौन सा यूज होगा, या एनिमल के लिए कौन सा यूज होगा। भाई यही तो कंफ्यूजन आएगा हम लोगों को कि कौन सा, भाई एक सेंटेंस दिया गया होगा तो उसमें जब रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ा जाएगा तो दिक्कत ये आएगी कि ये एनिमल वाला है, कि ये थिंग वाला है, कि ये पर्सन वाला है। तो आपको ये बताना है कि जो है, आप हु का मतलब तो जानते ही होंगे, बहुत छोटी चीज है। हु माने हु आर यू, तुम कौन हो। हुज मीन्स होता है कि जिसका या जिनका। फिर हुम मीन होता है किससे या जिसको। विच का पता कौन सा, दैट में पता होता है कि होता है, उसको जोड़ने का काम। जितने भी आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं और इनको हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल देख के कि हु का प्रयोग कैसे होता है उसका एग्जाम्पल बताएंगे, हुज का कैसे होता है उसका एग्जाम्पल बताएंगे, हुम का कैसा होता है और विच, दैट। तो सारे प्रोनाउंस को, रिलेटिव प्रोनाउंस को एक एक एग्जाम्पल में करके आपके सामने भी देने जा रहे हैं। तो उससे देखेंगे कि फिर अंतर, इसे बहुत दिक्कत आती है कि हु, हुम को हम लोग समझ लेंगे कि चलो ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब दिक्कत आएगी तो आएगी विच या दैट में। बहुत ही कंफ्यूजिंग है विच और दैट, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। जब सेंटेंस लिखा होता है तो ऐसा लगेगा कि यहाँ विच लगेगा, फिर लगेगा कि ये दैट लगेगा। तो अभी जानते हैं, वो एक एक एग्जाम्पल देके आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें पर्सन के लिए कौन सा यूज होगा और एनिमल एंड थिंग के लिए कौन सा यूज होगा। तो जो आपके हु है, हु, हुज, हु और जो आपका हु है, ये पर्सन के लिए यूज होता है। ये तीनों जो है आपके, ये पर्सन के लिए होते हैं, पर्सन के लिए होते हैं। और जो आपका ये चीज है, विच है और दैट है, ये एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए होता है। तो वही चीज बतानी है कि इनका यूज। अब देखना क्या है कि हुज और हुम और हु और जो है हु है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एक विच आएगा कभी तो एनिमल होगा या थिंग होगा, उसका हम बताएंगे। दैट का पर्सन के लिए भी करते हैं, ऐसी बात नहीं पर्सन के लिए करते हैं, उसका एग्जांपल सारा हम लोग क्लियर करेंगे। एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे, उसमें बताएंगे विच कब लगेगा या दैट कब लगेगा। तो सारी चीजें देखना है। तो इसमें देखना है कि हु क्या होता है आपका, ये सब्जेक्टिव वाला है, ये सब्जेक्टिव का प्रोनाउन है। ये कैसा, हुज कैसा होता है आपका, हुज ये पजेसिव वाला है, पजेसिव वाला है। और आपका जो हुम होता है ये ऑब्जेक्टिव वाला है। तो वही बताना है कि जो हुम होता है आपका, ये हु का ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो हुज क्या होता है, इसका पजेसिव होता है। जैसे हम लोग देख रहे थे ना कि ही, हिज, हिम, जैसे हम लोग समझ रहे थे कि ही, हिज और आपका हिम, यही तीन फॉर्म्स है ना। तो जब जैसे ही का पजेसिव क्या होता है, हिज होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। वही सेम चीज है यहाँ पर। हु का जो पजेसिव होगा वो आपका हुज होगा और जिसका ऑब्जेक्टिव होगा वो हुम होगा। तो आइए एक एक करके सारे जितने रिलेटिव प्रोनाउन है सारे सबके एग्जांपल देखेंगे और बहुत जितना भी इसमें माइनर जो डिफरेंस है, बिल्कुल छोटा अंतर, उसको देखेंगे किसमें कौन सा यूज करेंगे। तो हु से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सबके एग्जांपल्स देखेंगे और बहुत ही क्लियर वे में समझेंगे। तो पहला आपका है हु से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हु का जो है तो क्या क्या होता है, हु कॉल्ड यू, ठीक है। तो हु जो है ये सब्जेक्ट केस में भी हो सकता है, मतलब कि आप रिलेटिव है जोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि जोड़ रहा है तो कोई बीच में ही आएगा, भाई जोड़ने का काम बीच में होता है ना, कोई ऐसा नहीं कि बीच में ही आएगा। ये सब्जेक्टिव केस में आ सकता है, क्योंकि आपको बताया था कि सब्जेक्टिव वाला प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अब ये भी नहीं कि अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आया है तो ये बीच में नहीं आ सकता, मिडिल में नहीं आ सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया था, या आई लाइक दोज हु आर पंक्चुअल, मैं उन्हें पसंद करता हूँ जो क्या होते हैं, पंक्चुअल होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इतना समझना है कि हु का जो केस होता है ये सब्जेक्टिव तो होगा, लेकिन ये बीच में ले आ जाता है, तो जो की का अर्थ देता है तो वही होता है, जो रिलेट करते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं वही आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि हु जो आता है वो सब्जेक्टिव भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो मतलब कि हु में इतना कंफ्यूजन आपको नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हु उतना कंफ्यूजिंग है ही नहीं। आगे हुज को समझेंगे, हुम को समझेंगे, और मेन जो कंफ्यूजन आपका होगा वो विच में होगा और दैट में होगा। तो आइए देखते हैं आपका हुज कैसे फंक्शन करता है। तो आइए देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब तीनों थे, सब्जेक्टिव था, ये पॉजिटिव था, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। तो मैंने आपको एक बात बताना मैं भूल गया था कि यहाँ पे जो था, जो पर्सन तो होता ही है हुम, हुज, ये आपका थिंग के लिए भी होता है। जैसे दैट होता है आपका पर्सन के लिए भी होता है और थिंग के लिए भी होता है और एनिमल के लिए भी आ जाता है। जो दैट होता है वो पर्सन के लिए, एनिमल के लिए भी आता है और पर्सन के लिए भी आ जाता है। उसके केस हम एग्जाम्पल बताएंगे कौन से केस में आएगा। और विश, तो जो विश होता है वो कुल मिला के थिंग के लिए आता है, थिंग एनिमल। तो आप देख रहे हैं कि जो हुज होता है वो किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए भी आएगा और थिंग्स के लिए भी आएगा। उसका हम एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। हुज मींस क्या होता है, किसका या जिनका या किसका, ठीक है। तो ये किसका पेन है, किसका है जिसका होता है, तो ये किसका पेन है। तो आप देख रहे हैं कि हुज है, ये पेन है, ये पेन के लिए यूज हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हुज है ये थिंग के लिए यूज हुआ है। एक आपकी बात क्लियर होगी, क्योंकि हुज क्या होता है, ये थिंग के लिए भी यूज होता है। अब दूसरी बात आई कि ये पर्सन पे कैसे अप्लाई होता है। तो फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दिस इज द मैन हुज फादर इज अ रिच डॉक्टर। ये वही आदमी है जिसके पिताजी क्या है, एक अमीर डॉक्टर है। तो वही चीज है। अब यही यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये जो आया, दिस इज द मैन हुज फादर, ये मैन के लिए आया है जिनके पिताजी, मतलब कि जिनके पिताजी, इनके जो पिताजी हैं इनके लिए हुज आया है। तो वो जो हुज है ये आप देख रहे हैं कि क्या है, मैन क्या है, ये पर्सन है, ये पर्सन के लिए आया है। तो वही फिर वही एग्जांपल हो गया कि जो हुज होता है आपका, ये थिंग के फॉर्म में आपका एग्जांपल है, ये थिंग के फॉर्म में एग्जांपल है। दूसरा आपका पर्सन के फॉर्म में हो गया एग्जांपल, और तीसरा फिर थिंग के आप दिखाएंगे। मतलब कि जो हुज होगा हमेशा एक क्या होता है, ये पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। और दूसरी बात क्या होती है, ये पर्सन के लिए भी आएगा और थिंग के लिए भी आएगा। आपको मैंने दोनों एग्जांपल बता दिए, एक पर्सन का बता दिया और एक थिंग का बता दिया। आपको फिर तीसरा एग्जांपल बताते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल देखो, आई सा द ताजमहल हुज फाउंडर वाज शाहजहां। तो वही चीज है कि मैंने ताजमहल देखा जिसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, क्या थे, शाहजहां थे। तो वही चीज है, आई सा द ताजमहल, ताज, तो ताज क्या है, ये क्या है, थिंग में आ जाएगा, कोई पर्सन एनिमल में तो आएगा नहीं। तो फिर हुज का प्रयोग जो हुआ है आपका, ये ताजमहल के लिए हुआ है। ताजमहल कोई स्थान है, थिंग है, जगह का नाम है। तो वहां पर ढूंढना कि ये पर्सन नहीं। तो आपको सारे एग्जांपल एक तरीके से क्लियर हो रहे होंगे कि जो हुज होता है आपका, ये पर्सन के लिए भी हो रहा है और थिंग के लिए भी हो रहा है। तो और ये कैसा है, पॉसेसिव केस है। इसमें पॉसेसिव क्या होता है, इसमें अधिकार होता है। आप देख रहे हो कि हुज पेन इज दिस, जो पेन है ये किसका, मतलब कि तो बोलेंगे मेरा पेन है। अगर इसका आंसर हो जाए किसका पेन है, तो अगर हम बोलेंगे कि मेरा पेन है तो इसमें मेरा अधिकार है। जब मेरा अधिकार है तो क्या होता है, वो पॉसेसिव होता है। वही चीज है, दिस इज द मैन हुज फादर इज अ रिच डॉक्टर। ये वही आदमी जिसके पिताजी
तब बोले किसके पिताजी अमीर डॉक्टर है, तो क्या बोलेंगे कि मेरे पिताजी अमीर डॉक्टर है, उसके पिताजी अमीर डॉक्टर। तो मतलब यहाँ पर जो आ रहा है हुज, ये पजेसिव ऐसे हो रहा है, पोजीशन लग रहा है यहाँ पर, वो अधिकार रख रहा है कि हाँ मेरे पिताजी डॉक्टर है। वही आई स्टार द ताजमहल हुज फाउंडर वाज शाहजहां। तो यहाँ पर वही फिर चीज सेम चीज आ रही है, सेम केस है कि जो ताजमहल मैंने देखा था उसके फाउंडर कौन थे, तो क्या होगा, अगर शाहजहां थे तो शाहजहां ही रहेंगे। तो यहाँ पे शाहजहां का पोजीशन आ रहा है, ताजमहल का पोजीशन आ रहा है, यहाँ पे अधिकार है कि शाहजहां ही है। या पेन का एग्जांपल समझ सकते हैं आप मैन का एग्जांपल समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको हुज का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इसके आगे हम देखते हैं कि हुम का यूज हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं वही सेम चीज फिर हु मैंने पढ़ा, आपको बताया हु के बारे में, हुज के बारे में बताया। अब आता है हुम, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हुम आता है। उसका मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, वो है हुम डू यू नो। तो जो हु होता है, कभी आपको अगर आपसे कोई पूछ भी दे कि हु जो होता है ये क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव हुम का जो होता है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। अगर पूछे कोई हु का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, तो हुज होता है। आपके सामने मैंने क्लियरली लिख दिया है कि ही जैसे ही फंक्शन करता है, ही, हिज, हिम, उसी प्रकार हु, हुज, हुम। तो हम कह सकते हैं कि हुज का पॉजेसिव क्या होता है, हुज होता है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हुम होता है। तो वही चीज है, अगर हम हुम के बारे में बताएं तो इसका हु का ऑब्जेक्टिव होता है हुम डू यू नो, आप किसे जानते हैं, आप किसको जानते हैं, इस प्रकार का आएगा। तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा, हुम का प्रयोग दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। आपको मैंने जो पर्सन, और हाँ ये क्या, एक बात जो है आपको याद रखना है कि जो हुज है ये पर्सन के लिए भी होता है, आपको एग्जांपल दिया, और थिंग के लिए, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं, बाकी ये दोनों होते हैं, ये केवल पर्सन के लिए होते हैं। तो आपको कभी कंफ्यूजन में नहीं आना है कि ये पर्सन के लिए होते हैं तो हुज पर्सन। ये आपको मैंने ताजमहल का एग्जांपल दिया था, आपको मैंने पेन का एग्जांपल दिया था। तो ये सारे जो हुज होता है वो पर्सन के लिए आपको बताया कैसे भी होता है। तो हु और हुम को बता दिया कि कैसे भी होता है। हुम डू यू नो, इसका मतलब होता है किसे, जिसको, आप किसे जानते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा आप किसे जानते हैं, तो आंसर बताएगा कि मैं उनको जानता हूं। तो उनको क्या आ रहा है, उनको जानता हूं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, तो उनको क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग उसका आंसर दे पाएंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं दे पाएंगे। तभी हुम जो होता है आपका ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं कि वही चीज है कि हम लोग समझ रहे थे कि कैसे करना है कि यूज ऑफ विच का और दैट का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो उसी यूज को हम लोग देखना कि जो ये होता है खासकर ये आपका एनिमल्स के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है, और कभी कभी अगर देखेंगे तो पर्सन के लिए कुछ केस है लेकिन वो होते नहीं है। लेकिन कुल मिला के अगर यहाँ पर भी देखना, जब एग्जाम्पल्स आएंगे इसके बाद आपकी सीट भी होगी अगली क्लास में, तो उसमें जो भी क्लियर आएगा कि ये दैट है इसमें किसमें लगेगा। अगर कोई एक नया रूल आपको मिल जाता है तो आपको बताया जाएगा। तो वही देखना है कि इसमें कैसे क्या करेंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं विश का, कि विश कैसे लगेगा और दैट कैसे लगेगा। अगर दैट है तो उसमें दैट के साथ विश क्यों नहीं लगेगा, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, विश में और दैट में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। आपको थोड़े से प्रयास से ये कंफ्यूजन आपको दूर करेंगे और देखते हैं कि इसका यूज होता कैसे। तो वही चीज है कि आई, एग्जांपल मैंने पहले पढ़ा, आई बॉट अ बुक विच वॉज लाइक्ड बाय अ। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बुक है, आई बॉट अ बुक विच वॉज लाइक्ड बाय अ, तो यहाँ पर कभी भी ये आपका जो दैट है नहीं लगेगा, क्योंकि दैट आपका नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है कि जो विच है ये थिंग्स के लिए यूज होता है, और जो दैट होता है वो थिंग के लिए यूज होगा, लेकिन कौन से केस में यूज होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दैट हमेशा आपका दूसरा एग्जांपल है, जैसे दैट इज द बेस्ट ऑफ दीज 5 बुक्स। तो आपका जो बेस्ट है ये कैसा, ये आपका कैसा, द बेस्ट कैसा, सुपरलेटिव डिग्री है। जब कोई सुपरलेटिव डिग्री में कोई आएगा, थिंग्स की बात करेगा, सुपरलेटिव डिग्री में बात करेगा, उसमें थिंग्स होगा, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, वहां पे हम लोग दैट का यूज करेंगे। नहीं तो
ऐसे नॉर्मल वे में अगर कोई थिंग की बात कर रहा है कि आई बॉट अ बुक विच वाज लाइक्ड बाय विच वाज कॉस्टली, इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगी उसमें आप विच का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया जाए विच इज द बेस्ट ऑफ दीज 5 बुक्स, तो आप समझ सकते हैं कि आप अर्थ निकालेंगे इसमें इन 5 किताबों में कौन सी सबसे अच्छी है, आपको यही तो अर्थ निकलेगा। अगर अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकालने में अगर आप पढ़ जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो होगा हमेशा गलत हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो यही लगेगा, अगर वहां पे एग्जाम्पल में आ जाएगा कि 2 एग्जाम्पल दिएगा होंगे, वहां पे लिख देगा अगर डैश 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 इज द बेस्ट बुक ऑफ दिस 5 बुक्स, अगर इस प्रकार का है और आपको बोल दे कि आपको विच भरना है, विच या दैट में 2 चीज ऑप्शन दी जाए, अगर दी गई या कभी हुज भी दिया गया है, हु है और हुज है, या कोई एग्जाम्पल 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पता है कि हु और हुज तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पजेसिव की कोई बात चल नहीं रही है, हु तो होगा नहीं, हु तो वैसे ही पर्सन पे होता है, तो जब हु होगा नहीं और हुज कोई पजेशन की बात तो चल नहीं रही यहाँ पे, तो एग्जाम्पल में समझ में आपको आ जाएगा। तो अब आप फंसेंगे कहाँ पर, आप फंसेंगे विच में फंसेंगे या दैट में फंसेंगे, क्योंकि दोनों ही चॉइस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि विच का यूज जो होगा ये पर्सन में नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है, उसको अगले रूल में आपको बताएंगे कि ह्यूमन बीइंग में विच का यूज कैसे होता है। जब कोई चॉइस होती है, कोई सिलेक्ट है, जब हम किसी पर्सन को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर आप जो विच होगा उसका हम लोग पर्सन यूज नहीं कर रहे हैं, केस पर्सन के केस में हम लोग यूज करके आपको दिखाएंगे, एग्जांपल देंगे। लेकिन जब वहां पे लेकिन होगा क्या, वहां पे कोई सिलेक्ट कर रहे होंगे, किसी पर्सन को सिलेक्ट कर रहे होंगे या कोई चॉइस होगी, वहां पे विच का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल सेंस में जो विच होता है कि आपका कैसा होगा, अब यहाँ पर दैट नहीं ले सकता। अगर आप बोले आई बॉट अ बुक विच वाज लाइक्ड बाय, यहाँ पे दैट आपका नहीं ले सकता, ये आपका गलत यहाँ हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल लगा है, आर्टिकल लगा, आर्टिकल के बाद क्या हो जाएगा, कोई सुपरलेटिव का कोई सिस्टम होता नहीं। अब ये भी समझने वाली बात है, आर्टिकल लगा है, हमने जाना ये इस एग्जांपल से देखा है कि जो दैट होता है वो जब थिंग्स की बात आती है तो सुपरलेटिव फॉर्म में ही यूज होता है। अगर इस एग्जांपल को हम समझें तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। द कैसा होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। जब डेफिनिट आर्टिकल होगा आप देख रहे होंगे इसमें द लगा है, जब कभी सुपरलेटिव बनेगा तो डेफिनिट आर्टिकल लगेगा। द कैसा है, द आपका जो है ये डेफिनिट आर्टिकल है। जब कभी भी सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें द अधिकतर लगता है, ऐसा नहीं, कुछ केस होते हैं जो सुपरलेटिव होते हैं, लेकिन अधिकतर सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो डेफिनिट आर्टिकल द उसके साथ में आता है। तो वही चीज बताना कि दैट क्यों नहीं लग रहा है पहले वाले में और नीचे वाले में क्यों लग रहा है, तो उसका मेन एक ही केस है, एक ही उसका एग्जांपल जो मैंने समझाने की कोशिश भी करी है, और ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे, मैं बार बार उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही चीज है कि आई बॉट अ बुक, अब आपको पता चला कि कैसा है, ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है। तो जब इंडेफिनिट है तो कैसा है, द आ नहीं सकता, तो इंडेफिनिट आर्टिकल अगर कहीं आया और थिंग की बात की जा रही है तो वहां पर हम लोग विच का प्रयोग करेंगे। अगर डेफिनिट आर्टिकल आता है या डेफिनिट आर्टिकल आएगा तो सुपरलेटिव डिग्री होगी, या सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसमें क्या करेंगे, अगर किसी थिंग की बात होगी तो हम लोग वहां पे दैट का यूज करेंगे, ना कि विच। अगर वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं देखूं यहाँ पर तो विच इज द बेस्ट ऑफ दीज 5 बुक्स लिखा है, तो आपको लग रहा होगा कि विच, कि यहाँ पे कोई विच इज द बेस्ट 5 बुक है लिखा है, 5 बुक्स है, तो यहाँ पे आपको दैट थोड़ा पढ़ने में और लग रहा होगा कि दैट इज द बेस्ट 5 ऑफ दीज 5 बुक्स। तो यहाँ पे जो और या और से कोई मतलब नहीं कि आपको भद्दा लग रहा है पढ़ने में तो वही सही होगा, या जो अच्छा लग रहा तो पढ़ने में सही होता है। जो ग्रामर के रूल हैं हम उन पर चलेंगे और देखेंगे। मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया, मैं आपको फिर दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कभी भी थिंग्स की बात आएगी और विच या दैट में जब आपको कंफ्यूजन होगा तो अगर सेंटेंस में इंडेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है तो आपका विच का यूज करेंगे थिंग के केस में। अगर डेफिनिट आर्टिकल दा लगा हुआ है, अगर दा लगा हुआ होगा तो आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। जब सुपरलेटिव डिग्री होगी तो आप उसमें हमेशा दैट जो होगा प्रोनाउन उसका हम लोग यूज करेंगे।
तो आइए देखते हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो विश का यूज होता है ये आप थिंक के लिए करेंगे, और सारी जो जितने भी डाउट्स हैं आज, तो सारे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन के डाउट्स होंगे आज मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो भी है इसमें कि कैसे कब पर्सन पे विश कब यूज होगा या कब विश जो आपका है ये थिंक के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि थिंक के लिए यूज होता है, लेकिन अब आपकी बारी आती है कि आप पर्सन पे कैसे यूज करेंगे। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप यही मन में भावना बना के जाते हैं कि विश यार पर्सन के लिए होता नहीं है, थिंक के लिए होता है। अगर वहां पे एग्जाम्पल में विश आ जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप उसका ऐसा नहीं कि आप केवल विश को ऐसे डायरेक्ट रूल याद करेंगे। आपको केवल जब एरर करेंगे तो उसका पढ़ने के बाद रूल जो फॉलो होगा तो हम करवा लेंगे, इसी बात नहीं होती है, लेकिन उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए कि इसका मतलब भी तो क्या है सेंटेंस का, इसका मतलब क्या हो रहा है। अगर उसका जब मतलब हम लोग जान जाएंगे तो आराम से हम लोग को एरर का फाइंड कर लेंगे। तो वही चीज देखना है। ये आप देख रहे हैं, मैंने भी आपको बताया था कि जो विश का यूज होता है ये केवल थिंग्स के लिए होता है, लेकिन अभी जो आप बताने जा रहे हैं उसमें जो विश का यूज है हम पर्सन के लिए करवा रहे हैं। अब किस केस में करवा रहे हैं, तो हम जब उसका अर्थ पढ़ेंगे उसका मतलब समझेंगे, सेंटेंस को समझ जाएंगे। जैसे मेरे पास पहला एग्जांपल आपके पास है कि पहला है कि आई हैव 2 ड्राइवर्स, मेरे पास 2 ड्राइवर है। विच ऑफ देम यू वांट, उनमें से आप जो चाहें वो आपको मतलब मिलेगा। मतलब कि जब ड्राइवर यहाँ पे क्या है, पर्सन है, ड्राइवर्स कैसे हैं, पर्सन है। तो जब ड्राइवर का चॉइस हो रही है, सेलेक्ट अगर रहेंगे, मेरे पास 2 चीजें हैं, 2 अध्यापक हैं, आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सा लेना है। तो अगर मेरे पास 2 ड्राइवर है, मेरे पास 2 अध्यापक है, मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, जब इस प्रकार का आएगा उसमें आपको कौन सा चाहिए, आप कौन सा लेना चाहेंगे, तो इस प्रकार का जब सेंटेंस आएगा उसमें कोई चॉइस होगी, कोई सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा ह्यूमन बींग्स आएगा तो उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप कैसे क्या करेंगे, तो वहां पर आप विश का यूज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे विश का यूज गलत नहीं है। वही फिर सेम एग्जाम्पल आपका दूसरा लिखा हुआ है, फिर विच ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट ब्रिंग दिस बुक। अब वही देख रहे हैं ना, विच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब कौन सा लड़का है जो किताब नहीं लाया है। तो वही चीज देख रहे हैं कि इसमें कौन सा लड़का, यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे लड़के हैं कि कौन कौन से ड्राइवर हैं, कि 2 ड्राइवर है, 3 ड्राइवर का एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 में सिलेक्ट कर रहे थे, 3 में सिलेक्ट कर रहे थे। कभी कभी इसका यूज ऐसे भी हो सकता है कि विच ऑफ द स्टूडेंट से निकल रहा है ना, यहाँ पे मतलब कि स्टूडेंट काफी सारे हैं, तो कौन सा स्टूडेंट है जो किताब नहीं लाया है, तो वहाँ पे सिलेक्ट की बात हो रही है। अगर उसमें पूछेंगे कि भैया ये वाले स्टूडेंट किताब नहीं लाए हैं, ये विजय सर किताब नहीं लाए हैं, ये रोहित सर किताब नहीं लाए हैं, तो आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना कि ये 3 आदमी है। अगर आपसे बोले कि 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, तो उसमें आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट है, क्लास में हम बात करें इसमें कौन सा स्टूडेंट है जो किताब नहीं लाया, तो क्या बोलेंगे 100 में, ऐसा तो नहीं कि 100 नहीं लाए होंगे, तो गलत बात हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि उसमें ऐसे होंगे कि 10-5 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो किताब नहीं लाए होंगे। तो वही बताएं कि हाँ राम नहीं लाया, श्याम नहीं लाया, मोहन नहीं लाया है, तो बता देंगे उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, चॉइस कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं कि ये राम मोहन श्याम जो है भैया ये किताब नहीं लाए। जब किताब नहीं लाए तो वहां पर अगर चॉइस की बात आ जाएगी, सिलेक्ट की बात आ जाएगी, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, विश का हम लोग विश प्रोनाउन का यूज हम लोग करेंगे। तो यही आपको समझाना था कि कभी आपको ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि जो विश होता है हमेशा थिंग्स के लिए होता है, इसका यूज हम पर्सन के लिए करते हैं। और कैसे करते हैं आपको मैंने बहुत ही अच्छे एग्जांपल दे करके समझाया है, और जैसा भी लिखा है आपको दोनों एग्जांपल नोट कर लेने हैं। और मेन है कि आपको नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जो प्रोनाउन का चैप्टर है, नाउन का चैप्टर है, नाउन एंड केस 3 टॉपिक हम लोगों ने अभी कवर किए हैं। तो उसमें जो तीनों चैप्टर, उसमें जो प्रोनाउन में जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। और ज्यादातर जब एरर आपकी आएगी तो विश में फंसाएगा आपको या दैट में फंसाएगा, क्योंकि हु से फंसाएगा। बाकी हु हूं तो सभी लोग जानते हैं कि अब हु क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, हुम क्या होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो दिक्कत आएगी, मैंने दिक्कत जो आती है जो एग्जाम में, मैंने उसके लिए दिक्कत आपको ना लगे वो सारी चीजें मैंने कोशिश करी है एग्जाम्पल देके, एक एग्जाम्पल देके बताया भी है कि कब क्या लगेगा, कब क्या किस केस में यूज होगा, कब क्या कैसे यूज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि आगे का रूल जो है मेरा दैट है विश का, उसका कैसे यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक आपका 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे यहाँ पर, पहला है ये दूसरा है। तो फिर देखते हैं कि दैट और विच का एक दूसरा केस लेके आए आपके सामने कि उसमें दैट कब लगेगा और जब प्रीपोजिशन का केस होगा। ये आपका प्रीपोजिशन है ना, ये आपका जो इन है ये प्रीपोजिशन का केस हमने बताया आपको, ये प्रीपोजिशन का केस है,
एक प्रीपोजिशन केस यहाँ पर, जब कभी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो और दैट और विच आए, ऐसा नहीं कि दैट विच एक साथ आ जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि दैट आए एक सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में विच आए, तो और उसके साथ प्रीपोजिशन हो तो उसका जो हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो वो देखते हैं कि आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दैट यहाँ लगा है और इन सबसे लास्ट में लगा है, और आप फिर देख रहे होंगे कि आई नो द हाउस इन विच ही लिव्स, फिर देख रहे हो कि विच लगा है, विच के बहुत ही पास इन लगा है। तो यही रूल है, जब कभी भी प्रीपोजिशन के साथ में दैट आता है तो दैट के साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगता है, वो सेंटेंस के अंत में लगता है, आखिरी में लगता है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो दैट है कि दैट है वो सेंटेंस जो इन लगा है ये सेंटेंस के आखिरी में लगा है। लेकिन जब कभी भी विच के साथ में आपका कोई भी प्रीपोजिशन आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा, अपॉन आएगा, देखिए बताएंगे प्रीपोजिशन एक अलग से पढ़ाया जाएगा आपको। तो जब कभी भी विच के साथ में इन प्रीपोजिशन या कोई प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन आएगा तो वो क्या होगा, विच के बिल्कुल नजदीक होगा, वो विच के बिल्कुल पास होगा। यही बिल्कुल मेन अंतर है जो मैंने आपको समझाया है कि जब कभी भी सेंटेंस में दैट के साथ में आएगा प्रीपोजिशन तो सेंटेंस के लास्ट में होगा, अगर प्रीपोजिशन विच के साथ में आता है तो विच के सटीक लगा हुआ होता है। तो आइए देख रहे हैं कि अभी मैं जो रिलेटिव प्रोनाउन केस हु, हुज, हुम या विच या दैट का जो मैंने बताया आपको, उसके बाद एक आता है दिस एंड दैट केस आता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर देखेंगे कि दिस और दैट का यूज हम किसके लिए करेंगे, दिस का किसके लिए होगा, अगर सेंटेंस में कभी भी लिखा है, लेकिन ये एक नॉलेज की चीज है कि दिस दैट का यूज होता है सेंटेंस में, अगर साथ में आते हैं किसी भी सेंटेंस में, जब दिस और दैट एक साथ आते हैं तो उसका जो मेन मतलब होता है, मेन यूज होता है कि दिस का किसके लिए यूज है, पहले वाले सब्जेक्ट के लिए है, या दैट है किसके लिए यूज है, दूसरे वाले सब्जेक्ट के लिए है। तो वो चीज देखना है कि दिस और दैट जो हम यूज करेंगे तो किसके लिए करेंगे। तो ये देखते हैं कि वर्च्यू एंड वाइस आर प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। वर्च्यू एंड वाइस देखेंगे क्या होता है, वर्च्यू क्या होता है, सद्गुण होता है, वाइस दुर्गुण होता है, ये एवरी सोसाइटी में होते हैं। दिस लीड्स टू मिजरी, माइजरी क्या होता है, मुसीबत, एंड दैट टू हैप्पीनेस, खुशी लाता है। तो कुल मिलाकर देखना है कि जब कभी भी दिस और दैट एक सेंटेंस में, एक वाक्य में आते हैं तो रिप्रेजेंट क्या करता है, जो दिस होता है आपका ये दूसरे वाले सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका दैट होता है ये आपको पहले वाले सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, पहले वाले सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल देखेंगे दिस क्या करता है, आप दूसरे वाले को आप अर्थ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। वर्च्यू एंड वाइस आर प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी, सद्गुण और जो दुर्गुण होते हैं, जो क्या होते हैं, एक हमेशा प्रत्येक सोसाइटी में होते हैं। फिर क्या करता है, दिस लीड्स टू माइजरी, जो दुर्गुण होता है हमेशा कैसा लगता है, मुसीबत लाता है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ से अर्थ से ही समझ रहे हैं कि माइजरी क्या होती है, मुसीबत होती है। तो मुसीबत कौन लाएगा, दुर्गुण, दुराचार, दुर्गुण व्यवहार वाला होगा। जो सद्गुण जिसके पास होंगे वो क्या लाएगा, हमेशा जो सद्गुण होगा उसके पास हमेशा हैप्पीनेस होगी। बिल्कुल क्लियर है। जो वाइस होगा, दुर्गुण होगा, वो हमेशा मुसीबत उठाएगा, क्या होगा, माइजरी होगा। तो कुल मिला के अगर मैं एक रूल के बेस पे आपको बताऊं तो यही कह सकते हैं कि अगर कभी भी सेंटेंस में दिस और दैट एक साथ आते हैं, जो दिस होता है आपका वो सेकंड के लिए होता है, और दैट होता है आपका वो क्या होता है, फर्स्ट के लिए। अगर यहाँ पे अब एक दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा, नहीं, अगर एग्जाम में आएगा तो अगर थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बना है तो एग्जाम में देंगे, ऐसा नहीं कि दे नहीं सकते। तो दिस और दैट का चेंजमेंट कर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे दैट, यहाँ लिख देंगे दैट लीड्स, यहाँ पे लिख देंगे दैट, दिस यहाँ पे लिख देंगे दैट लीड्स, वर्च्यू एंड वाइस आर प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी, लेकिन दैट लीड्स टू माइजरी, एंड यहाँ लिख दें दिस टू हैप्पीनेस। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा कभी दुर्गुण जो होता है वो कभी हैप्पी जो दुर्गुण व्यवहार का व्यक्ति होता है वो कभी खुशी ला सकता क्या। तो वो आपको जो क्लियर होगा उस सेंटेंस का अर्थ जब समझेंगे, उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तभी बोलते हैं ना कि जब वो आपको इरर करनी भी हो, ऐसा नहीं आपको अगर फाइंड भी हो रहा है कि इसमें आर्टिकल तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन भी हो जाएगा। अगर इस वर्ब के टॉपिक में, अगर प्रोनाउन के टॉपिक में हम लोग देखेंगे तो आपको उसका एक कभी भी आप अगर इरर कर रहे हैं तो समझ नहीं कि आप जो रूल रट्टा मारे हुए वही समय लगा चले जा रहे हैं। तो कभी भी अगर दिस दैट का केस आता है तो आप उसको पढ़ेंगे,
उसको सेंटेंस को समझेंगे कि आखिर सेंटेंस में क्या आ रहा है। तो जब कभी भी दिस दैट केस आए तो आपको दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर ने ऐसा बताया था कि यहाँ पे दो चीजें कंफ्यूज करेंगी। तो कंफ्यूज क्या करेंगी, अगर यहीं पे अगर वो लिख दे एग्जांपल में कि ए पार्ट बना दे इसको वर्चू एंड वाइस, ए पार्ट बना दे, इसको आपको बी पार्ट बना दे, और इसको आपको सी पार्ट बना दे, और इसको आपको डी पार्ट बना दे, ठीक, एक ही लिख दे, नो एरर लिख दे। तो आप क्या देखेंगे कि वर्चू एंड वाइस प्रेजेंट इन सोसाइटी सही है। आप देखेंगे कि अगर गलती आएगी दैट रिलेट्स टू मैथ्री, तो आप देख रहे हैं कि जो दैट क्या होता है, दिस दूसरे के लिए होता है। तो जो सदगुण होगा दैट क्या होता है, दैट दूसरे पहले के लिए होता है, और दिस क्या होता है दूसरे के लिए होता है। तो कभी भी दैट क्या लीड्स मैथ्री, मुसीबत, कभी जो सदगुण होगा वो कभी मुसीबत ला सकता है, नहीं ला सकता, जो दुर्गुण होगा मुसीबत लाएगा। तो सेंटेंस का अर्थ समझ के हम लोग जानते हैं जो सदगुण व्यवहार वाला व्यक्ति होगा वो खुशी लाएगा, और दुर्गुण व्यवहार वाला व्यक्ति होगा वो क्या लाएगा, मुसीबत लाएगा। तो वही चीज समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे दैट नहीं आपका हो सकता है, और यहाँ पर आपका दिस नहीं हो सकता। क्या होगा, दिस होगा तो दूसरे के लिए करेंगे, और दैट होगा पहले के लिए करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक आपका बट होता है जो आपको रिलेट करता है, ये सेंटेंस से रिलेट करता है, ये सेंटेंस से जोड़ता है। उसका कभी कभी एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसी का रूल आपके सामने रखा है कि ऐसा नहीं कि बट है तो उसका सेंस अलग हो जाएगा। तो उसको देखेंगे, इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया है और दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, आपका दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जब कभी बट आ जाए तो बट भी ऐसा नहीं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हु हुम यही होते हैं, मतलब जो रिलेट कर रहा है, जो संबंध बता रहा है, जो जोड़ रहा है, वही रिलेटिव प्रोनाउन है। तो वही देख रहे हैं कि देयर इज नो पर्सन, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन, नो पर्सन बट नोज गांधी। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गांधी को नहीं जानता। तो बट के यहाँ पे सेंस निकल रहा है हु डज नॉट नो, हु डजंट नो, नो गांधी, मतलब देयर इज नो पर्सन बट नोज गांधी। अगर यहाँ पे बट जगह दैट लगा दें, अगर यहाँ पे कभी दैट आ जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसको मैंने बताने की कोशिश करिए कि दिस इज नो पर्सन। क्यों यहाँ पे अगर नो पर्सन आ जाए, दिस इज द पर्सन होता तो दैट लग जाता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि कभी भी अगर द डेफिनेट आर्टिकल आता है तो आप लोग दैट का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लगा, नो पर्सन, तो इसका अर्थ निकलेगा दिस इज नो पर्सन बट नोज गांधी। यहाँ पे अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो ये निकलेगा यहाँ पे ऐसा कौन सा आदमी नहीं है जो गांधी जी को नहीं जानता, मतलब कि सभी लोग गांधी जी को जानते हैं। यहाँ पे नो लगा तो वहां पे अगर कभी भी ऐसा सेंटेंस बन जाए कि देयर इज नो पर्सन, नो का केस बन जाए तो वहां पे दैट नहीं लगा के दैट अगर लग के आएगा तो आप गलत हो जाएगा। वहां पे हम लोग बट रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अधिकतर हम लोग दैट विच लगाते हैं, बट का तो सेंस लगाते नहीं है। बट में सोचते हैं कि बट मान लेकिन होता है, लेकिन यहाँ पे लेकिन का नहीं निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है देयर इज नो पर्सन। यहाँ पे कौन सा आदमी नहीं है जो गांधी जी को नहीं जानता है, इसका सेंटेंस ये निकल रहा है, इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो यहाँ पे यही देखेंगे कि तो यहाँ पे दैट का यूज या विश का यूज नहीं करेंगे, विश का तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि गांधी जी है, गांधी जी पर्सन है। तो यहाँ पे जो केस फंसता है आपका दैट में, वहां पे दिया गया होगा दैट दिया गया ऑप्शन में, ए ऑप्शन दे दिया, दैट दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, बट दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया, येट दे दिया, या डी दे दिया, नो एरर दे दिया, इसी प्रकार का कुछ दे दिया। तो आपको देखना है कि जब कभी नो लिख किया जाए कि दिस इज नो पर देयर इज नो पर्सन या देयर इज नो चाइल्ड, तो वहां पर हमेशा आप दैट का यूज ना करके किसका करेंगे, बट का करेंगे। उसका मैंने आपको सारा एग्जाम्पल का अर्थ बता भी दिया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखते हैं कि फिर अगर कोई समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे नो चाइल्ड, नो पर्सन, नो थिंग इस टाइप का आएगा, और वहां पे बट का दैट का यूज ना करके हम लोग बट का यूज करेंगे। एग्जाम में गलती क्या दे देगा, ये सेंटेंस लिख देगा देयर इज नो चाइल्ड, बट को रिप्लेस कर देगा दैट से, ये लिख देगा। ये एग्जाम में बाई चांस अगर ऐसा लिख के आता है कि देयर इज नो चाइल्ड दैट लाइक्स स्वीट, तो आपको लगेगा कि अगर ए पार्ट दे दें इसको बी पार्ट दे दें, इसको सी पार्ट दे दें, इसको डी पार्ट दे दें, तो आपको गलती ढूंढनी होगी कि इनमें से कौन से पार्ट्स में आपको एरर फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे कि देयर इज नो चाइल्ड, आप ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
आप अगर सब थोड़ी सी भी निगरानी, थोड़ा सी नजर नहीं कायदे डालेंगे सेंटेंस पे कि यहाँ पे नो लगा हुआ है। अगर यहाँ पे दिस इज द चाइल्ड होता तो यहाँ देयर इज द चाइल्ड होता तो यहाँ पे दैट का यूज हम लोग कर सकते थे डेफिनेट के बेस पे। लेकिन अगर यहाँ पे नो लगा है, जब कभी भी सेंटेंस में नो लगा हुआ होता है तो आपका वही होता है सीधा सीधा कुछ सोचना नहीं, आपको केवल बट का यूज करेंगे। तो वही इसका आगे इसका भी अगर अर्थ हम लोग समझे तो क्या हो जाता है कि देयर इज नो चाइल्ड बट लाइक्स स्वीट। मतलब कि यहाँ पे कौन, अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा लड़का नहीं है जो स्वीट को पसंद ना करता हो। हु डज नॉट लाइक स्वीट, मतलब कि यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो हमेशा स्वीट्स को, मिठाई को ही पसंद करते हैं। तो वही चीज कहने का मतलब है कि मेन अपना ये उद्देश्य है, जब कभी भी कुछ अर्थ समझ में आए तो ठीक है, ना आए सेंटेंस में तो ठीक है, लेकिन जो इसका मेन लॉजिक है उसको ये देखना है कि जब कभी भी नो पर्सन या नो चाइल्ड इस टाइप का केस आता है तो आप दैट का यूज ना करके, ये दैट आपका गलत हो जाएगा, आपका जो बट होगा ये सही होगा, ऐसे यूज करेंगे। तो आज से आपका जितना भी प्रोनाउन का टॉपिक था ये कवर होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी, जो पढ़ाया जाएगा, वो मेरे ख्याल से मैंने सोचा कि आपको नाउन एंड केस एंड प्रोनाउन की मिक्स एक शीट करवा दूं, जिससे आपके जो जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। यहाँ सर जो पढ़ा रहे हैं उससे ना कि सीट हो रही है, ऐसा नहीं कि रूल कोई फालतू के चल रहे हैं कि रूल मैंने पढ़ लिया और सीट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप सारे रूल फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आज आपका यही एक वर्क है कि आपको सारे रूल्स पढ़ने हैं। क्योंकि जब मैं कल आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊं तो आप सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में आप इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, टू आइटम्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटबुक एक बना लीजिए, नोट्स बनाइए ज्यादा से ज्यादा, और आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए। और मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल पढ़ के आप रूल बनाइए और देखते रहिए मेरा चैनल। कीप वॉचिंग एंड